हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैं आपको कॉमर्स के लेसन प्रोवाइड कर रही थी ऑफ 11th एंड 12th ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटेंसी और अदर्स। तो आज की भी मेरी वीडियो उसी से रिलेटेड ही है। मैंने आपको क्लास 11th का मैंने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 चल रहा था, दैट इज योर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ वेरी लेंथी चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है। इसके मैंने आपको काफी हद तक वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आज की जो मेरी वीडियो लेक्चर्स है वो है आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है और इसके क्या फीचर्स होते हैं, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। आप वहां पे जाके इसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी ये ही फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो। और इस वीडियो सेक्शन से पहले कि अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके ले सकते हैं। आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और आपके ये इकोनॉमिक्स के बेस्ट सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, आज का मेरा टॉपिक है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं आपको इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताऊंगी। ये बात मैंने अपनी कई बार वीडियोस लेक्चर में कह रखा है कि जितने आपके चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग, चीजों के फॉर्म्स के और उनके फीचर्स इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी का भी मेरिट्स, किसी का भी डिमेरिट्स आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न इट प्रॉपरली, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, सो दैट योर मार्क्स आर नॉट डिडक्टेड इन योर एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्विक रिकैप बता दूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपका सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। मतलब ये सोसाइटी को भी सर्व करती है और साथ में अपना इकोनॉमिक यानी अपना पैसा भी कमा लेती है, अपना प्रॉफिट भी कमा लेती है। मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ कंपनी which is run for both profit and for the welfare of society। पैसा कमा भी लेती है और अपनी सोसाइटी के जो भी दिक्कतें हैं उसमें अपना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट भी कर देती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट, इससे पहले कि अगर आपको इसको बिल्कुल डिटेल्ड में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेरिट से, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका पहला मेरिट होता है इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मतलब आसानी से बन जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे और कोई अगर आप अपना देखो, अगर आप अपनी पार्टनरशिप देखो या आप अपनी कंपनी देखोगे आगे जाके, जो मैं आपको अभी बताऊंगी टॉपिक, इनको फॉर्म होने में बहुत 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 आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। यू हैव टू गो फ्रॉम अ लीगल पाथ। आपको एक बिल्कुल बनाए हुए लीगल पाथ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो आपका ये बन के तैयार होती है। बट अगर आप कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को देखो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ऐसा झंझट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, जल्दी जल्दी सब चीजें बन जाती है, कोई कुछ चीजें आपको दिखानी नहीं होती। और आपका जो भी चीज बनती है, मतलब जब आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बनती है तो आपको जो लीगली इसकी फॉर्मेलिटीज करनी होती है वो भी ज्यादा नहीं होती, बहुत ही आसानी से कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बन जाती है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि कितने मिनिमम मेंबर से ये स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर है 10। जो आपके मिनिमम मेंबर्स होते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को बनाने के, वो 10 होते हैं। अगर 10 मेंबर होंगे तो आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बन के तैयार हो जाएगी। समझ आ गया फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस बारे में बताया था। कोई इसमें बड़ा, कोई इसमें छोटा नहीं होता। देयर इज नो हेड इन दिस एंड देयर इज नो एम्प्लॉय इन दिस। कोई बड़ा, कोई बॉस, कोई मालिक, कोई वर्कर नहीं होता। ऑल आर इक्वल, सब इक्वल होते हैं,
सबके पास इक्वल वोटिंग राइट होता है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, सबके पास इक्वल राइट होता है अपनी सलाह देने का, अपने बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग रन करने का, सबके पास अपना राइट होता है। एक बात और, ये एक आप इसको याद रखना कि जो आपका ये वाला सेकंड पॉइंट है इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, इसका ये वर्क होता है आपका ऑन द प्रिंसिपल 1 मेंबर 1 वोट। इसका क्या मतलब होता है, अगर एक बंदा एक आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का पार्ट है तो उस इंसान को वोट करने का भी राइट होगा, उसकी सारी मैनेजरियल डिसीजन में भी वो हेल्प कर सकता है, अपनी सलाह भी दे सकता है, अपने अकॉर्डिंग बिजनेस को रन भी कर सकता है, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। वरना और जगह क्या होता है, एक हेड होता है, सपोज करो ये आपका सुपीरियर हो गया, मतलब आपका बॉस हो गया, यही अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है और सारे इसके ऑर्डर मानने पड़ते हैं। कई जगह थोड़ी बहुत सुन भी लेते हैं सबऑर्डिनेट्स यानी अपने एम्प्लॉय की, बट सारी बातें कभी नहीं सुनते, फाइनल डिसीजन तो सुपीरियर का ही चलता है। बट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इज नॉट परफॉर्म्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बंदे के पास अपना राइट होता है अपने बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग रन करने का। गॉट माय पॉइंट, समझ गए। फिर थर्ड पॉइंट होता है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। जैसे कि आपकी डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी क्या होगी, आपकी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज अपॉइंटेड टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ 9th के कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, अगर आप भूल गए तो 9th की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शन। तो उसमें आपकी डेमोक्रेसी में आपकी डेफिनेशन हो जाती है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is run to the people, by the people and for the people. Same in this way, अभी मैंने आपको बताया। और उसमें भी जैसे ये आपका इसका आता है 1 मेंबर 1 वोट, तो ये भी आपकी डेमोक्रेटिक फीलिंग को जानती है, फीलिंग के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। इसमें डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल का क्या मतलब, वो जो इसे गाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो चलता है, वो यही होता है 1 मेंबर 1 वोट या 1 मैन 1 वोट। हर इंसान के पास अपने वोट करने के राइट्स होएंगे। और देखो डेमोक्रेसी क्या है, इसमें भी तो लीडर आप अपने वोट्स के अकॉर्डिंग ही चुनते हो। तो अगर बंदे के पास वोट करने के राइट होंगे तो उसके पास सारी पावर ऑटोमेटिकली होगी, और यही आपके डेमोक्रेसी का फंक्शन होता है, यही आपका डेमोक्रेसी का बिगेस्ट आपका एडवांटेज होता है, यही आपकी डेमोक्रेसी का फीचर होता है, और यही आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर होता है 1 मैन 1 वोट। हर एक बंदे को वोटिंग का राइट होता है, हर एक बंदे वोट सिर्फ वोट ही नहीं होता कि आपको भाई राइट मिल गए, वोट में बहुत कुछ आता है। अगर आपको वोट करने का राइट है तो आप अपने मैनेजरियल डिसीजन लेने का भी आपको राइट होगा, आपकी एक अलग पहचान होती है आपकी कंपनी में, आप अपने डिसीजंस दे सकते हो, आप कोई चीज अगर गलत हो तो उसके रेमेडिकल मेजर्स दे सकते हो, आपके पास पूरी उतना हक, उतनी आपकी वैल्यू है जितनी और लोगों की होती है। मैं मतलब सब बराबर हैं, कोई कम, कोई बड़ा, कोई छोटा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में नहीं है। फिर फोर्थ होता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये मैंने आपको इसके फीचर्स में भी बता दिया था। अगर पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का एक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में वैसे बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लेट मी पार्डन इट। जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होता है वो आपके कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 इसके अकॉर्डिंग चलता है। तो जो जिस अमाउंट में आपने अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए सोच ली, मतलब पहले आपने बिजनेस में एंटर करने से पहले आपने सोच लिया आपको उसी अमाउंट में अपनी लायबिलिटी देनी पड़ेगी, उसी अमाउंट में आपको लॉस अपना पे ऑफ करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जितना कहा और अगर किसी समय ज़्यादा हो गया तो आपके ऊपर ही, एक ही इंसान के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके ऊपर जितनी है, जितना उन्होंने कहा था उतना ही देना पड़ेगा। हर एक इंसान के पास अपने लिमिटेड लायबिलिटी को पे ऑफ करने की अपॉर्चुनिटी होती है, और वो लायबिलिटी किस अमाउंट में पे होती है, इस अमाउंट में जितना उसने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग उसने जब अपना बिजनेस बनाया था तो जितनी उसने मेंशन की तो उस अकॉर्डिंग उसे अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ता है। गॉट माय पॉइंट। फिर फ्रेंड्स इसका फिफ्थ पॉइंट होता है कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस। देखिए अगर आपकी पार्टनरशिप है या आपकी HUF है, दैट वॉज योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो अगर उसमें आपका कर्ता की डेथ हो जाती है, माने ये चलती ये भी रहती है, ये सोल ट्रेडिंग मान लेते हैं, सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है।
तो जो सोल ट्रेडिंग होती है, आपका एक ही बंदा कर रहा होता है, एक इंसान मरा, आपका बिजनेस खत्म। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसकी एग्जिस्टेंस आपकी हमेशा के लिए कंटिन्यूड रहती है, चलती ही रहती है। उसका बिगेस्ट रीजन ये है क्योंकि इसके बाद जब ये एक आपकी कंपनी बन जाती है तो ये सेपरेट लीगल एंटाइटी बन जाती है, मतलब इसकी एक अपनी अलग पहचान बन जाती है। तो जब ये एंटाइटी सेपरेट लीगल हो गई तो इसकी ये जब चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे कंपनी बंद हो जाए, चाहे किसी पार्टनर ने कुछ पे ऑफ ना किया हो, ये फिर भी चलती रहेगी बचे हुए पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। वाई, क्यों? हर चीज का ना अपने दिल में ये आंसर पूछा करो, क्यों ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हर चीज की डेप्थ तक जाने की कोशिश करता है। और डेप्थ तक कैसे जाता है? जब वो हर चीज का आंसर वाई अपने दिमाग में क्यों लेके चलता है। तो अब इसका आंसर ये है कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बहुत पसंद है जो हर चीज को क्यों करके पूछते हैं। तो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस का रीजन इसका इसलिए होता है क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटाइटी बन जाती है। बनने के बाद जब आपने इसे एक बार इसे आपने रजिस्टर करवा लिया अकॉर्डिंग टू योर कोऑपरेटिव एक्ट, सोसाइटी एक्ट 1912, आपने इसे रजिस्टर करवा लिया तो ये अपनी सेपरेट लीगल एंटाइटी बन जाएगी। बन जाएगी तो इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई पार्टनर ना रहे, भगवान ना करे उसके साथ कुछ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी योर कंपनी मस्ट गो ऑन। समझ गए फ्रेंड्स। फिर 6th पॉइंट होता है इकोनॉमिकल ऑपरेशन। अब देखो, जब भी ऐसा कोई ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे आपके कोई चैरिटेबल ग्रुप्स हो गए या कोई भी ऐसे आपकी जो चैरिटी के लिए बने हुए आपकी ग्रुप्स होते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या आपके कोई भी कलेक्टिव बिलोंगिंग होती है, तो वो जो चैरिटी करते हैं ना वो बस वो ही करती है, वो उसका फिर पैसों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ऐसा इसके साथ बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आपका पैसा भी कमाया जाता है और सोसाइटी को भी सर्व किया जाता है। इन सच काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी you are obliged to earn profit also and to serve the society also। तो इसलिए ये आपके दो ऑब्जेक्टिव इकट्ठे पूरे करती है। फर्स्ट वन इज योर सर्विंग द सोसाइटी एंड सेकंड वन इज योर अर्निंग द प्रॉफिट। ये इतना प्रॉफिट तो कम से कम कमा लेते हैं कि अपने बिजनेस को अच्छे से चला सके, साथ में सोसाइटी को भी सर्व कर सके। गॉट माय पॉइंट। फिर नेक्स्ट होता है आपका इसका स्टेडी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसमें आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होते हैं वो बिल्कुल आपके रीजनेबल रेट पे, कम से कम प्राइस पे होते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसका भी आंसर क्यों होना चाहिए, आपके दिमाग में हर चीज का आंसर में वाई आना चाहिए। तो ये स्टेडी यानी कंटिन्यूस सप्लाई इसकी इसलिए होती है और रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसमें देयर इज नो मिडल मैन इन दिस। मिडल मैन कौन हो गया? आप अपनी 12th में आके पढ़ोगे कि आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है। जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है उसमें आपने सपोज करो, वो मैं आपको इसकी अगले साल आपको पढ़ाऊंगी और आपको इसकी वीडियो 12th के लिए जल्दी डालूंगी। तो मिडल मैन कौन हो गया? जैसे एक प्रोड्यूसर ने गुड प्रोड्यूस किया और ये कस्टमर सपोज करो यहाँ पे है, तो उसके बीच में कई सारे लोग होते हैं जो इनके बीच में होते हैं और फिर फाइनल प्रोड्यूसर का गुड्स कस्टमर तक मिलता है, कंज्यूमर तक मिलता है। इन बिटवीन ये सब अपना अपना कमीशन खाते हैं, चाहे एजेंट हो गए, ब्रोकर हो गए, रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, सब अपना कमीशन खाते हैं। लेकिन ये जो आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है तो वो डायरेक्टली जो प्रोड्यूस करती है गुड्स उन्हें डायरेक्टली कस्टमर तक बेच देती है और कोई मिडल मैन इसके बीच में नहीं होता। जब मिडल मैन नहीं होता तो आपका ज्यादा पैसा इसमें नहीं लगता, इसलिए ये इकोनॉमिकल रेट पे, रीजनेबल रेट पे अपने कस्टमर्स को चीजें प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि इसका एक मोटिव आपका सोसाइटी को सर्व करना भी होता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना। समझ गए फ्रेंड्स। फिर 8th पॉइंट होता है आपका इसका फेयर डीलिंग। फेयर डीलिंग जब ये देखे कस्टमर्स को ये देखेगी, सोसाइटी को ये सर्व करेगी और आपकी ज्यादा पैसे ये नहीं लेगी, इकोनॉमिकल वे में आपका ये करेगी तो ऑफकोर्स फेयर डीलिंग तो करेगी। जब सारे बेनिफिट ये सोसाइटी के लिए करती है तो फिर ऑफकोर्स दिस इज द फॉरमोस्ट बात की ये आपकी फेयर डीलिंग करती है। कोई भी आपकी ज्यादा करप्टेड बिल्कुल नहीं होती। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी सबसे ज्यादा ऑनेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाई गई है क्योंकि इसमें आपकी सोसाइटी भी बिल्कुल साथ साथ चलती है जैसा कि आपकी इकोनॉमी चलती है।
ओके फ्रेंड्स, फिर लास्ट पॉइंट इसके मेरिट का होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। व्हाट इज द सरप्लस? बताइए क्या होता है सरप्लस? सरप्लस आपका वो प्रॉफिट होता है, वो पैसा होता है जो आप अर्न करते हो आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स। आपने जितना पैसा लगाना था रॉ मटेरियल्स पे, किसी भी चीज पे, जब आप उसे लगा लेते हो तो जो पैसा आपका बच के निकलता है, बाकी बचा होता है, वो आपका होता है सरप्लस या आपका प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट आपका कमाते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं कि सरप्लस का दूसरा नाम क्या होता है? सरप्लस का दूसरा नाम होता है आपका प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट ये लोग कमाते हैं उन्हें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इक्वली बांट लेते हैं। फिर मैंने वही बात कही थी, कोई जब इसमें ज्यादा बड़ा छोटा होता ही नहीं, सभी इक्वल होते हैं, तो ये अपने प्रॉफिट को इक्वली बांट लेते हैं और इक्वली उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चाहे आपके प्रॉफिट हो, चाहे आपके रिजर्व हो, चाहे आपके फंड्स हो, चाहे आपकी कोई एसेट्स हो, सब इक्वली बढ़ता है। अगर कितना भी है तो उसे 5, सपोज करो 100 रुपीज इन्होंने सरप्लस कमाया और 5 लोग हैं तो 20-20 रुपए, ये सपोज है सिर्फ, तो हर ये लोगों में बांट देगा, जो भी बटेगा बट इक्वल बटेगा। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो इसके मेरिट्स हो गए इजी फॉर्मेशन, इक्विटेबल इन वोटिंग, इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, लिमिटेड लायबिलिटी, कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस, इकोनॉमिकल ऑपरेशन, स्टेडी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फेयर डीलिंग और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। होपफुली सो फ्रेंड्स, आपको इसका हर एक पॉइंट डिटेल में समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके डीमेरिट्स की ओर। वही मैं आपको बात बताती हूँ कि हर एक, जैसे एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। इसी तरह ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर एक चीज के सिर्फ एडवांटेजेस हो, उसके डिसएडवांटेजेस पे होते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस पे नजर डाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स, आप इस बात पे कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट? लिमिटेड कैपिटल। देखिए, ये इसकी लिमिटेड लायबिलिटी आपका इसका एक मेरिट था, लेकिन लिमिटेड कैपिटल इसका एक डीमेरिट है। इसमें पैसा ज्यादा नहीं होता। जो कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल आपकी 11th की टर्म है अकाउंट्स की, वो मैं जल्दी बताऊंगी। कैपिटल आपका वो पैसा होता है जो ओनर अपने बिजनेस में लगाता है। द अमाउंट विच इज स्पेंड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो जो पैसा ओनर लगाता है वो बहुत ही लेस होता है। क्यों? क्योंकि उसका पैसा 2 भागों में बट जाता है ना, एक तो सोसाइटी को सर्व करने के लिए और दूसरा अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को सुधारने के लिए। अगर कोई पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस में ही लगेगा तो वो ज्यादा नहीं होगा, और जब आपके 2 जगह में बच जाएगा तो कम होगा। तो इसलिए जो इसका कैपिटल होता है वो कम होता है, और इसमें जो आपका जितना भी कैपिटल होता है, जितना भी पैसा होता है, उसका प्रॉपर अमाउंट आपको सोसाइटी को सर्व करने पे भी लगाया जाता है, इसलिए इसमें आपकी लिमिटेड कैपिटल होती है। समझ गए फ्रेंड्स? फिर सेकंड पॉइंट होता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? आपकी 12th की टर्म है, इसे डिटेल में मैं आपको अपकमिंग 12th ही इसके लिए वीडियो बाद में बनाऊंगी। तो जो इसमें मैनेजमेंट इसलिए कम होता है, ये इसलिए मैनेजमेंट में एफिशिएंसी नहीं होती क्योंकि जो इसमें आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसमें मैनेजमेंट का मेन मोटिव ये होता है कि अपने सोसाइटी पे लगा दो, अपनी सोसाइटी पे सर्व कर दो। और इसमें एक ऐसा कोई पर्टिकुलर मैनेजर भी नहीं होता जो आपकी सारी वर्किंग को डील करता है, अच्छे से डील करता है। मतलब कोई एक ऐसा इसमें मैनेजर भी नहीं होता जो आपके बिजनेस को अच्छे से चला सके। इसी रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन ओनली, ये आपकी इनइफेक्टिव होती है, या इनएफिशिएंसी इसमें आ जाती है मैनेजमेंट में। फिर थर्ड पॉइंट होता है इसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब देखो, अगर कोई कंपनी अपनी सिर्फ इकोनॉमिक पोजीशन के लिए चल रही हो, मतलब सिर्फ अगर आपके प्रॉफिट अर्निंग के लिए चल रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये आपकी चैरिटेबल वे में भी चल रही हो या आपकी सोसाइटी को सर्व भी करने के लिए चल रही हो, तो सोसाइटी को किस तरह से सर्व करना वो आपकी गवर्नमेंट रेगुलेशंस बताती है, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही बताती है। जैसे बहुत ही करंट टॉपिक आजकल ले लेते हैं, हमारा लॉकडाउन चल रहा है, सब जानते हैं कोरोना की वजह से। तो उसमें जो बहुत सारे लेबरर्स है तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है इधर से उधर जाने में, मोबिलाइज होने में, ट्रांसपोर्ट होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। कई लोग पैदल चल रहे हैं, कई लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं। खैर, मैं करंट टॉपिक तो आपको नहीं बताऊंगी, आप सबको भी बताओगे। मेरा कहने का ये मतलब है, कितनी चैरिटेबल फंड्स आती है और उन्हें पैसा देती है, क्या वो बसें नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है। अगर जो चैरिटेबल फंड्स है, चैरिटेबल सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने आराम से बसें चला के उन्हें इधर से उधर भिजवा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं भिजवा सकती। क्यों नहीं भिजवा सकती? क्योंकि गवर्नमेंट के उन पे रेगुलेशंस होते हैं। जो गवर्नमेंट की दिक्कतें होती है, गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग
लोगों को चलाती है। तो ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकती। अपना प्रॉफिट तो किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, बट सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकती अपने तरीके से। उसके लिए से गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। फिर फोर्थ पॉइंट होता है लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन इसलिए नहीं होती क्योंकि हर मेंबर को अपना पूरा जो भी वो सोचता है, जितनी भी वो स्ट्रेटेजिकल अलायंस या अपनी रणनीति कूटनीति बनाता है, उसे दिखाना ही पड़ता है सब पार्टनर्स के लिए, सब पार्टनर्स के सामने उसे इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि ये इस पार्टनर में, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेसी इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि आपका इंडिविजुअल कुछ नहीं है। एवरीवन आर इक्वल। हर बंदा एक बीइंग अ टीम काम करता है और अकेला उसका बिजनेस चलाने का कोई मोटिव नहीं होता, तो उसे अपनी बनाए हुए टेक्निक्स को सब में बताना पड़ता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन भी आपका 12th का टॉपिक है। मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। मोटिवेशन लोगों में इसलिए नहीं होता क्योंकि सब इक्वल होते हैं, सब इक्वल ग्राउंड के होते हैं, हर बंदा एक ही पोस्ट पे होता है। जब कोई बंदा बड़ा होता ही नहीं है, मोटिवेट कौन करता है? अपने से बड़े ही करते हैं ना। कई बार बहुत रेयर केस में अपनों से छोटे करते हैं, बट अपने जितने कभी मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेट हमेशा अपनों से बड़े ही करते हैं, जो जिन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। तो जब बड़ा ही कोई नहीं होता, मतलब सभी इक्वल पोस्ट के होता है, इफ एवरीवन आर द एम्प्लॉयज ओनली, तो फिर मोटिवेट बंदा नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, फिर 6th पॉइंट आता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस व्हिच में लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार, हमेशा तो ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक के विचार दूसरे से नहीं मिलते, जिसकी वजह से कई बार लड़ाइयां भी हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, दिक्कत भी खड़ी हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन ये होता है कि अपनी ऐसी चीजें बनानी चाहिए, इस अकॉर्डिंग चीजें बनानी चाहिए जो सब मेंबर्स अप्लाई करते हैं, अपना कॉन्सेंट अप्लाई करते हैं, अपनी एप्लीकेबिलिटी दिखा दे, अपनी रजामंदी जो हर में दिखा दे, वो कुछ ऐसा ओपिनियंस रखने चाहिए। फिर 7th आता है मिस यूज ऑफ फंड्स। कई बार ऐसा होता है, वैसे ये हमेशा तो नहीं होता, कि कोई बंदा को, किसी एक इंसान को अगर लॉस लग जाए तो वो अपने लॉस को कवर अप करने के लिए अपने फंड्स को अपनी कंपनी में से ले लेता है। वो अगर ऐसा करके, और बिजनेस में तो अगर ऐसा करप्शन कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो इस बिजनेस में ऐसा करप्शन कर ले तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि आपकी पूरी सोसाइटी हिल जाती है, क्योंकि ये अपना पैसा जो अगर अपनी सोसाइटी के लिए रखते हैं और अगर वो कोई बंदा ले ले अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो आपकी पूरी सोसाइटी को झेलना पड़ता है उसका लॉस। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको बहुत सारे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बता दिए। आते तो 5 या 6 मार्क्स का ही, आप इनमें से कोई भी 5, कोई भी उधर के 5 लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी वर्ड में डाउट हो या कोई भी आपको समझ ना आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। मेरी इन वीडियोस को अपने जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे और रिलेटिव, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।